एक कहावत मुझे बहुत पसंद है कि यदि दुश्मन भी बनाओ तो थोड़ा समझदार बनाओ। हमारे देश में दो शासन व्यवस्थाएं हमेशा विवादास्पद रही हैं और जिनके बारे में मुखर रूप से लोग कहते रहे। एक तो मुगलों की और दूसरी अंग्रेजों की। मुगल ने लगभग 100 साल शासन किया, वो भी पूरे देश पे नहीं कर पाए, और अंग्रेजों ने लगभग 90 साल शासन किया, लेकिन वो पूरे देश पे कर पाए 1857 से लेकर 1947 तक। 1935 के बाद तो फिर भी उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया था, लेकिन मुगल कभी भी पूरे देश पे शासन नहीं कर पाए और ना ही उनके होने की वजह से इस देश को कोई लाभ हुआ। लेकिन अंग्रेज इस देश को एक सूत्र में पिरोने में कामयाब रहे। किसी भी देश को, भूभाग को एक सूत्र में यदि पिरोना है तो केवल दो तरीके हैं, एक तो भाषा और दूसरी संस्कृति। यदि भाषा आपने एक जैसी कर दी तो बहुत सारे लोगों को आप जोड़ सकते हैं, और यदि संस्कृति भी आपने एक जैसी कर दी तो फिर कवरेज और बढ़ जाता है। अंग्रेज इस मामले में बड़े माहिर थे और उन्होंने इस देश को एक लिंक लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी दी, जबकि हमारे पास अवसर था कि हम साउथ की लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते और साउथ हिंदी को सीखने की कोशिश करता, तो हम उसमें भी एक स्वाधीनता, स्वदेशी और अपने कल्चर को डेवलप करने में सक्सेस हो पाते। और आज जिस हम संस्कृति के आक्रमण से, अतिक्रमण से और गुलामी से जूझ रहे हैं, उसमें थोड़ी राहत मिलती, लेकिन हम इन सब कामों में असफल रहे हैं। हम केवल ये बात कहने में गर्व का अनुभव करते हैं कि अंग्रेज बेकार थे, लेकिन अंग्रेज ऐसे दुश्मन थे जो बेहद समझदार थे। इसलिए उनसे लड़ने के लिए भी आपको बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, शस्त्र अस्त्र नहीं उठाने पड़े, उनके लिए उनके तरीके से चलना पड़ा, कानूनी दांवपेच से चलना पड़ा। उन परिस्थितियों को समझना बेहद जरूरी है, और उन्होंने इस देश को एक किया। कोई हिंदुस्तानियों ने इस देश को एक नहीं किया, हिंदुस्तानियों ने केवल इस देश को विखंडित किया, अलग अलग भागों में बांटा। जो पौराणिक या बहुत पुराने इतिहास में कहीं दर्ज हो कि भारत इतना विशाल भूभाग था, वो अंग्रेजों ने उसको वापस उस रूप में लाने की कोशिश करी। तो जहां तक लैंग्वेज की बात है, क्या हमने कभी अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया कि हम तमिल सीखेंगे, कन्नड़ सीखेंगे, तेलुगु सीखेंगे, मलयाली सीखेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। ना ही आपके हिंदी के शब्दकोश में उनके शब्दों की भरमार है या उन्हें शामिल किया गया हो। जैसे फ्रेंच में इंग्लिश के शब्दों ने अतिक्रमण कर लिया था और पापेंदु को, वहां के राष्ट्रपति को 1971 में उन शब्दों को हटाना पड़ा था। लेकिन हमने ऐसी कोई आत्मीयता नहीं दिखाई कि हम उन शब्दों को अपने साथ शामिल करें और एक ऐसी साझी भाषा को डेवलप करने में जिसमें लिंक शहर के रूप में हैदराबाद का जिक्र होता है, क्योंकि ये हैदराबाद को भी हिंदी की जननी माना जाता है, और वो साउथ और नॉर्थ को जोड़ पाती। जैसे सोहागपुर का पलखमती का जो ब्रिज है, उसको ये माना जाता था कि वो नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है। लेकिन हमने कभी भी इस तरीके की लिंक लैंग्वेज या संस्कृति को विकास करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हम केवल प्रतिक्रिया में जीते रहे, हमने अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करी। हम ये कहते रहे कि उन्हें हिंदी स्वीकार नहीं, लेकिन क्या हमें तेलुगु स्वीकार है, हमें तमिल स्वीकार है, हमें मलयाली स्वीकार है? लेकिन हमें इस बात का बेहद घमंड रहता है और आपत्ति रहती है कि साउथ में हिंदी को स्वीकार नहीं किया जाता। तो हमने कभी सांझी भाषा या सांझी संस्कृति को विकसित करने में रुचि नहीं दिखाई। अंग्रेजों ने यह करिश्मा कर दिखाया, और उन्होंने इस वैक्यूम को भरने में अंग्रेजी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। आने वाले वक्त में इस बात पर विवाद होने की पूरी गुंजाइश है कि कामराज, करुणानिधि, ज्योति बसु, प्रणब मुखर्जी भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने।
तो हमें इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा और मानसिकता को भी तैयार करना पड़ेगा। मैं किसी संघर्ष को बाईपास करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनिशिएटिव और रेफरेंडम की बात यहां पर बिल्कुल लागू होती है। और ये यदि आप नहीं करेंगे तो कुछ नेता इस तरीके की हरकत करना पसंद करेंगे और वो इस देश के लिए ज़्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मेरा यह संदेश खतरनाक लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से अंग्रेजी मित्रवत, स्नेहिल और दोस्ताना लग सकती है, वैसे ही हिंदी के लिए भी आपको परिस्थितियों को क्रिएट करना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी आपको एक बड़े भाई के तौर पर निभाना पड़ेगी। आप शत्रु नहीं है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि अंग्रेजों में और मुगलों में यही फर्क था कि अंग्रेज बेहतर और समझदार शत्रु थे और उन्होंने इस देश के डेवलपमेंट को कभी रोका नहीं। उस डेवलपमेंट का इस्तेमाल उन्होंने भी किया और हमें भी करने को दिया, और उन्होंने जो उपलब्ध कराया वो आज भी एग्जिस्ट करता है। ताली दो हाथों से बजती है, तो फिर एक हाथ से बजाने की क्यों कोशिशें जारी हैं? यदि वाकई में आपकी इच्छा है तो ताली फिर दोनों हाथों से बजाइए।